बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल देखी थी फंक्शन में स्ट्रक्चर को कैसे पास करते हैं और रिटर्न कैसे करते हैं। इसी तरह कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पे भेजना क्यों ज़रूरी है डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन में, सो दैट कि आपको कॉपी भी ना बनानी पड़े स्ट्रक्चर की और स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की, और फंक्शन को मॉडिफाई भी ना कर पाए। तो इसके लिए हमने देखा था कि कांस्टेंट के तौर पे भेज देना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के फंक्शन में टिपिकली आप जो भी स्ट्रक्चर भेजेंगे बाय रेफरेंस अगर भेज रहे हैं तो उसको कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पर भेजेंगे ताकि एक्सीडेंटली भी वो फंक्शन मॉडिफाई ना कर पाए। इसी तरह ये दो तरह के फंक्शन हमने इंप्लीमेंट किए थे एरे ऑफ पॉइंट्स में इनपुट लेने के लिए। तो एरे भेज रहे हैं, साथ में उसका साइज़ भेज रहे हैं, और गेट पॉइंट का ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करते हुए दोनों में से कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन नंबर 1 देखी थी हमने रेफरेंस पैरामीटर के साथ, और ये इंप्लीमेंटेशन 2 देखी थी जिसमें आप पॉइंट रिटर्न कर रहे थे। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वो रेफरेंस पैरामीटर वाला फंक्शन यूज़ किया है, और यहाँ पे इस लाइन में हमने वो रिटर्न करने वाला फंक्शन जो दूसरी इंप्लीमेंटेशन है वो इस्तेमाल की थी। इस तरह डिस्प्ले का फंक्शन लिखा जा सकता है जो कि एक एरे ऑफ पॉइंट्स लेगा और उसका साइज़ लेगा और उसको स्क्रीन पे एक एक करके डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन के थ्रू ही डिस्प्ले कर देगा। सो आज मज़ीद डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज़ जो कि हमें अब डिस्कस कर लेनी चाहिए वो है पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। क्या आप अब जिस तरह स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स बना के यूज़ कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने उसके रेफरेंसेस भी देखे हैं। फंक्शन में पास करते वक्त आप उसका रेफरेंस भेज सकते हैं जैसे कि यहाँ भेजा जा रहा है। तो इस तरह पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो कि आप प्री डिफाइंड टाइप्स के पॉइंटर तो क्रिएट कर ही सकते हैं अपने कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल इंटीजर को पॉइंट करने के लिए आप इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वेरिएबल नम हेयर कंटेनिंग एनी वैल्यू 4 लेट्स सपोज, एंड यू हैव अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, और उसको आपने नम पे पॉइंट करना है, तो आप इस तरह से उसे पॉइंट कर सकते हैं। नाउ ptr इज़ पॉइंटिंग टू num, ptr is containing the address of the variable num। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ pt1, तो इसको पॉइंट करने के लिए भी मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ, और उस पॉइंटर की टाइप क्या होगी, वो पॉइंट टाइप का ही पॉइंटर होगा। जिस तरह इंटीजर को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर टू इंटीजर चाहिए, इसी तरह ही आपको पॉइंट को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर टू पॉइंट चाहिए होगा। तो pt1 ऊपर बना हुआ है वेरिएबल, तो आई क्रिएट अ पॉइंटर टू अ पॉइंट, इसको कोई नाम दे दें, लेट्स सपोज आई कॉल इट ptr1, और इसके अंदर एड्रेस स्टोर कर दें pt1 का। सो नाउ दिस पॉइंटेड ptr1 इज़ पॉइंटिंग टू pt1 इज़ आवर पॉइंट जो कि हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया है। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी मैं इसको भी यहीं पे मूव कर देता हूँ, सो दैट यू कैन कंपेयर दिस पेयर ऑफ लाइन्स विद दिस पेयर। The only difference here is the type of the variable and the type of the pointer. In this case both are integers, while in this case both are of type point। तो जिस तरह इंटीजर टाइप का वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए आप पॉइंटर टू इंटीजर क्रिएट कर सकते हैं, उसका एड्रेस उसमें स्टोर करवा सकते हैं, इसी तरह ही आप पॉइंट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर टू अ पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे ptr1 के नाम से क्रिएट किया। नाउ अगर अब मैं ptr1 की मदद से मैं pt1 के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके दो ही मेंबर वेरिएबल्स हैं, जिस तरह पॉइंट का स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम देखा था x और y, उनको एक्सेस करना चाहता हूँ। एक तरीका तो यही था कि मैं pt1.x करके उसको x को एक्सेस कर लूँ, या pt1.y करके उसके y को एक्सेस कर लूँ। नाउ आई हैव अ पॉइंटर नेम्ड ptr1 थ्रू विच आई कैन एक्सेस ptr1 जो कि पॉइंटर का नाम है, जो कि pt1 का एड्रेस कंटेन कर रहा है। नाउ दिस इज़ अ पॉइंटर। अब इसके साथ में डॉट करके x को नहीं एक्सेस कर सकता, दिस इज़ रॉन्ग। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। अच्छा जी, डी रेफरेंस कैसे किया करते हैं? डी रेफरेंस के लिए हमारे पास डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर अवेलेबल है जो कि होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक ptr1 से क्या होगा, ptr1 इज़ एन एड्रेस, स्टैटिक ptr1 से वो उसको डी रेफरेंस करके उसके ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएगा। तो ptr1 इज़ अ पॉइंटर, उसको डी रेफरेंस कर लेंगे तो यू गेट द पॉइंट विच इज़ पॉइंटेड टू बाय दैट पॉइंटर। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस द नम थ्रू ptr, यानी कि अगर आपने नम की वैल्यू एक्सेस करनी है, ptr के अंदर उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ptr सिर्फ डिस्प्ले करने से नम की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, दिस विल सिंपली डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नम। तो अगर आपने उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, तो यू नीड टू डी रेफरेंस इट। सिमिलर इज़ द कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर इस पॉइंट pt1 के x को या y को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये पॉइंटर अवेलेबल है, तो पॉइंटर की मदद से कैसे एक्सेस करेंगे, पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे, ये एक्सप्रेशन उस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा है। तो स्टैटिक ptr1 विल गिव मी द ऑब्जेक्ट, और अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं x करके उसका x एक्सेस कर सकता हूँ, y करके उसका y एक्सेस किया जा सकता है। अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज के आई वांट टू स्टोर 7 हेयर, एंड सिमिलरली
फॉर वाई आई विल राइट स्टैटिक ptr1 डॉट वाई, और उसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, लेट्स सपोज 15. So these two statements will store 7 and 15 respectively into the x and y coordinates of the point pt1, जो कि ptr1 is actually pointing to pt1. उसके अंदर मैंने इसका एड्रेस सेव किया है इस लाइन के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू. सो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, pt1 को लेट्स सपोज डिस्प्ले करके देखना चाहता हूँ, और हमने ऊपर उसके लिए एक फंक्शन भी बनाया था, ये वाला डिस्प्ले पॉइंट वाला, तो यही फंक्शन यूज़ कर लेते हैं डिस्प्ले पॉइंट के थ्रू, और उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि बाकी वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव हुई भी है या नहीं. तो pt1 को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, pt1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि ये जो एक्स और वाई मैंने ptr1 के थ्रू स्टोर करवाई हैं वो यहाँ पे स्टोर हुए नज़र आते हैं या कि नहीं आते. एग्जीक्यूट करते हैं, एंड एज यू कैन सी वो 7 और 15 डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि वो 7 और 15 उसके एक्स और वाई में डिस्प्ले हो चुके हैं. सो यहाँ पे ptr1 इज़ अ पॉइंटर विच इज़ कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट वेरिएबल, और उसके थ्रू मैं उस पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हुए उसके एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, और पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हुए उसके वाई को एक्सेस कर रहा हूँ. यू माइट से कि अभी फ़िलहाल मैं यही काम अगर करना चाहता तो डायरेक्टली इस तरह भी कर सकता था, डॉट वाई इज इक्वल टू 15, बिल्कुल कर सकते थे. इनके आपके पास नाम अवेलेबल है अपने वेरिएबल का, तो नाम के थ्रू आप डॉट करके एक्स एक्सेस कर सकते हैं, डॉट वाई करके उसका वाई एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अब पॉइंटर था अवेलेबल, और पॉइंटर के थ्रू मैं उसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ. एंड लेटर ऑन दिस विल हैपन कि आगे जाके जब हम हीप पे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होंगे या एरेज बना रहे होंगे इन स्ट्रक्चर्स की, तो वहाँ पे अब उन ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं आपके पास अवेलेबल होंगे, वेरिएबल के नाम नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ एड्रेसेस होंगे. तो पॉइंटर की मदद से उसको एक्सेस करने के काबिल आपको होना चाहिए. तो वहाँ पर ये करना मुमकिन नहीं होगा, तो आपको पॉइंटर की मदद से उसको एक्सेस करना पड़ेगा. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ptr1 डीरेफरेंस हो रहा है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाना भी, ये जो पेरेंथेसिस मैंने लगाई हैं स्टैटिक ptr1 की डेट, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये पेरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो डॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है एज़ कम्पेयर टू द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. तो ये ऑपरेटर आपका डॉट है उसकी प्रेसिडेंस हायर है, ज़्यादा है, तो पहले इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने की कोशिश करेगा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ptr1.x, और ptr1.x तो इनवैलिड एक्सप्रेशन है, और देख सकते हैं कि वो एरर दे रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले ये वाला एक्सप्रेशन वैल्यूएट हो, फिर डॉट हो, डॉट का ऑपरेटर वैल्यूएट हो, तो आई हैव टू यूज़ द पेरेंथेसिस, वरना वो डॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है तो वो उसको पहले वैल्यूएट कर लेगा. नाउ थ्रू दिस मेथड यू कैन एक्सेस द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल थ्रू अ पॉइंटर टू दैट स्ट्रक्चर वेरिएबल. उस स्ट्रक्चर के पॉइंटर के थ्रू आप उसके मेंबर वेरिएबल्स को इस तरीके से जो हमने यहाँ पे देखा एक्सेस कर सकते हैं. अब इसका एक थोड़ा सा आसान तरीका भी है, यानी कि यही नोटेशन, ये जो मैं यहाँ पे एक्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसी का एक दूसरा अल्टरनेट वे भी एग्जिस्ट करता है जो कि लिखने के लिहाज से ज़्यादा आसान है, बट इट इन्वॉल्व्स अनदर ऑपरेटर. एक और ऑपरेटर उसके लिए चाहिए होता है. उसका तरीक़ेकार क्या है? वो है ptr1 एरो x इज इक्वल टू 7. दिस स्टेटमेंट हैज़ एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट एज दिस स्टेटमेंट. बिल्कुल वही काम हो रहा है, और सिमिलरली यही काम है ptr1 एरो वाई के थ्रू भी कर सकता हूँ. यहाँ पे एरो से पहले और बाद में जो मैंने एक स्पेस दी है ये ऑप्शनल है. यहाँ पे भी आप डॉट से पहले और बाद में एक स्पेस चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे दी नहीं जाती. तो यहाँ पे भी नीचे भी जो मैंने एरो ऑपरेटर कैसे बनाया, एक हाइफन और फिर ग्रेटर देन साइन, ये दोनों इकट्ठे, इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, तो दिस इज़ रॉन्ग. तो ये हमेशा इकट्ठे आएंगे. इससे पहले एक स्पेस दे सकते हैं, बाद में एक स्पेस दे सकते हैं फॉर रीडेबिलिटी. ना भी दें तो इट विल वर्क लाइक दिस. तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर डूइंग द सेम वर्क, बिल्कुल वही काम कर रही हैं जो कि ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स कर रही हैं. इसका मतलब है कि ये जो एरो ऑपरेटर है, इस एरो ऑपरेटर के अंदर एक्चुअली वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हमने खुद से लिख दिया है. पहले ptr1 को डीरेफरेंस करो. ptr1 क्या है? पॉइंटर, एड्रेस है, तो एड्रेस को डीरेफरेंस करके उस वेरिएबल तक पहुँचो, और फिर डॉट करके उसके अंदर एक्स या वाई को एक्सेस कर लो. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, अब मुझे खुद से डीरेफरेंस नहीं करना पड़ रहा. इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी डीरेफरेंसिंग इन्वॉल्व है, यानी कि यू माइट से कि ये एक्सप्रेशन इज द सेम एज दिस एक्सप्रेशन. बिल्कुल वही काम हो रहा है, यानी कि इसके पीछे भी एक्चुअली वही काम हो रहा है जो हम यहाँ पे ऊपर खुद से डीरेफरेंस करके कर रहे थे. जस्ट द डिफरेंस इसके यहाँ पे आप डीरेफरेंसिंग ऑटोमेटिक है. जब भी आप ये एरो का ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ptr1 को डीरेफरेंस करके फिर उसको x को एक्सेस करेगा या y को एक्सेस करेगा, जो भी आपने लिखा हो. सो आई माइट यूज़ ईदर ऑफ दीज टू मेथड्स टू एक्सेस द मेंबर वेरिएबल्स x एंड y ऑफ pt1, जिसका एड्रेस मेरे पास ptr1 के अंदर पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो स्टैटिक का यूज़ किया है, दिस इज़ कॉल्ड डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. उसके बाद डॉट का ऑपरेटर में यूज़ करते आए हैं, इसका नाम है
डॉट ऑपरेटर किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। इसकी आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं काफ़ी। और आज हमने ये जो ऑपरेटर देखा है इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स दो हैं लेकिन ये एक ऑपरेटर है। जिस तरह आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में आप ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं तो ये एक ऑपरेटर होता है। बेशक दो कैरेक्टर से मिलकर बना है लेकिन एक ऑपरेटर है, इनके दरमियान स्पेस नहीं आ सकती। सो इसी तरह से ये भी जो एरो बन रहा है, हाइफन जो डैश का सिंबल होता है, अंडरस्कोर नहीं है, ये नोट कीजिएगा। तो हाइफन और ग्रेटर देन के सिंबल से मिलके ये बना है, इसको एरो ऑपरेटर कहते हैं, या मोर फॉर्मली इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, या इनफॉर्मली इसे हम एरो ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि ये दिखाई देता है एक एरो की तरह। तो ये दो तो आप पहले से वाकिफ़ हैं। आज हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर पहली बार यूज़ किया है। तो इसकी मदद से स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर कब यूज़ किया जाएगा, जब आपके पास किसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर हो। उस पॉइंटर के अंदर वो पॉइंटर ज़ाहिर है किसी उसी स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि ये पॉइंट टाइप का पॉइंटर है ptr1, तो इट इज़ पॉइंटिंग टू एनी पॉइंट। तो जिस पॉइंट को ये पॉइंट कर रहा है उसके एक्स मेंबर वेरिएबल एक्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू दिस पॉइंटर, तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर यूज़ करेंगे या एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके एक्स को एक्सेस कर लेंगे, वाई को, या कोई भी मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस कर लेंगे। अल्टरनेट मेथड क्या है, यानी कि अगर आप चाहें तो ये ना यूज़ करें, आपको फिर खुद से पॉइंटर को डीरेफरेंस करना पड़ेगा और फिर डॉट करके उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो पॉइंटर को डीरेफरेंस करने से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आप डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिस तरह आप पहले भी करते आए हैं। सो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और इन जनरल जब आप इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो यू वुड प्रेफर ऑब्वियसली यूजिंग दिस मेथड, दिस ऑपरेटर, बिकॉज दिस राइटिंग दिस एक्सप्रेशन इज सिंपलर एंड अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सप्रेशन इज सिंपलर एज कम्पेयर टू राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सप्रेशन। तो अगर दोनों में काम वही हो रहा है तो यू वुड जनरली प्रेफर दिस वन। तो यहाँ पे हमने अपना एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल पहली बार देख लिया। तो एरो ऑपरेटर की वजह से आप उसके अंदर मैं यहाँ पे असाइनमेंट कर रहा हूँ, आप सिमिलरली उसको किसी सी आउट स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस ptr1 एरो x, तो इसको x को एक्सेस करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली y को भी कर सकते हैं एक्सेस। आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप यही एक सीन की स्टेटमेंट के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र से x कोऑर्डिनेट लो, उसको x में सेव करो, y कोऑर्डिनेट लो, उसको y के अंदर स्टोर करो। So this is the arrow operator through which you can access the member variables of a structured variable having given the address or the pointer of that structure variable only. So now having studied the usage of arrow operator इस्तेमाल कैसे होना है, अब हम इधर आते हैं गेट पॉइंट के फंक्शन की तरफ एक दफ़ा वापस। गेट पॉइंट के फंक्शन की दो इंप्लीमेंटेशन आपके सामने हैं। एक ये जो रेफरेंस में ले रहा है, रेफरेंस पैरामीटर के तौर पे पॉइंट ले रहा है, उसके अंदर स्टोर कर रहा है, और दूसरा ये जो रिटर्न कर रहा है, लोकल वेरिएबल टाइम बनाया, उसके अंदर इनपुट ली और उसको फिर रिटर्न करवा दिया। नाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दिस मेथड थ्रू अनदर मेथड एज वेल। तो इसकी एक थर्ड इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं, जो कि इसका नाम होगा गेट पॉइंट ही। और ये अब पॉइंट टाइप का पॉइंटर फंक्शन रिसीव कर रहा होगा। ये इसका प्रोटोटाइप है तो नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ ही कर लेते हैं। तो पॉइंट टाइप का पॉइंटर ptr आ रहा है इसके अंदर, और उसके अंदर फिर आपने इनपुट लेके स्टोर करनी है। उसी तरह आप यूज़र को प्रॉम्प्ट करना चाहेंगे और उसके बाद उसको इनपुट लेके ptr जिस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है उसके x में सेव करेंगे और उसके y में सेव करेंगे। तो वंस अगेन यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे, यू माइट यूज़ स्टैटिक ptr, पहले ptr को डीरेफरेंस कर लो, फिर डॉट करके उसका x एक्सेस कर लो। सिमिलरली पहले ptr को डीरेफरेंस कर लो और डॉट करके y एक्सेस कर लो। तो जो दो कोऑर्डिनेट्स यूज़र ने एंटर किए होंगे स्पेस से सेपरेट करके, उसको इस तरह से आप स्टोर कर लेंगे। और अभी हमने देखा एरो ऑपरेटर, तो आप यही काम एरो ऑपरेटर के थ्रू ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ptr इज़ पॉइंटिंग टू अ पॉइंट, ये पॉइंटर है, ये उसका एड्रेस है, तो उसके साथ एरो ऑपरेटर यूज़ करते हुए आप उसका मेंबर वेरिएबल x एक्सेस कर लें, उसके अंदर पहली इनपुट स्टोर कर दें और दूसरी इनपुट उसी तरह से y के अंदर स्टोर कर दें। तो नाउ दिस फंक्शन कैन को एग्जिस्ट विद अबव टू फंक्शन। सो ये तीनों फंक्शन जिनका नाम गेट पॉइंट है सेम प्रोग्राम के अंदर हो सकते हैं, जो कि हर एक का सिग्नेचर डिफरेंट है। सिग्नेचर क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम भी बात की थी, फंक्शन के सिग्नेचर में उसका नाम है और उसके पैरामीटर्स की लिस्ट है। तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, इसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द दिस थर्ड वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, जो कि इसमें पॉइंटर आ रहा है, रेफरेंस नहीं आ रहा है या वो एम्प्टी नहीं है उसकी पैरामीटर लिस्ट। तो इस थर्ड वेरिएशन को पॉइंट की इनपुट लेने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, दैट्स सपोज पहले मैं यहाँ पे खुद से स्टोर कर रहा था वो इन्फॉर्मेशन, अब मैं खुद से नहीं स्टोर करना चाहता बल्कि यूज़र से इनपुट लेके स्टोर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे गेट पॉइंट का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये ptr1 जो कि पॉइंटर है उस पॉइंट का वो भेज देंगे। या अगर ptr1 आपने नहीं बनाया हुआ
ये नहीं है, तो इन दैट केस यू विल सिंपली सेंड द एड्रेस ऑफ pt1 इनटू दिस फंक्शन। pt1 क्या है? पॉइंट टाइप का वेरिएबल है, दिस इज द पॉइंट। तो लेकिन फंक्शन गेट पॉइंट तो एक पॉइंट टाइप का पॉइंटर रिसीव करता है, तो मुझे उसका एड्रेस लेके उस फंक्शन में भेजना पड़ेगा। तो या तो एड्रेस मैं खुद से पहले किसी पॉइंटर वेरिएबल में सेव कर लूँ और वो पॉइंटर वेरिएबल भेज दूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे पहले कर रहा था, ptr1 बना के उसको भेज दूँ, ptr1 को भेज दूँ इस फंक्शन में। या अल्टरनेटिवली अगर ptr1 नहीं बना हुआ, मैंने पॉइंटर नहीं बनाया एक्सप्लिसिटली, तो मैं डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट का, उस वेरिएबल का एड्रेस गेट करके उस फंक्शन में भेज सकता हूँ। तो दिस विल टेक द इनपुट एंड स्टोर इट इनटू pt1। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि पॉइंट टाइप का एक पॉइंटर रिसीव कर रहा है। और जब इनपुट ले लेगा, फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन में आकर उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि बाकी वो सही इनपुट उसमें स्टोर हो भी गई है या कि नहीं। इसको चलाते हैं। कोऑर्डिनेट सेंटर करने का कह रहा है, मैं एंटर करता हूँ 50 और 70, तो वो 50 और 70 डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन में डिस्प्ले हो रहे हैं, जिनके प्रॉपर्ली इनपुट सेव हो गई है। तो किसी भी स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के अंदर आपको कभी भी इनपुट लेनी पड़े, इनपुट लेने का फंक्शन लिखना पड़े, तो इनमें तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये दो तो हमने लास्ट टाइम ही देख लिए थे, इम्प्लीमेंटेशन 1 और इम्प्लीमेंटेशन 2, जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन नंबर 2 जिसमें आप रेफरेंस भेज रहे हैं और या जिसमें आप रिटर्न कर रहे हैं पॉइंट टाइप का वेरिएबल या स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल। और तीसरी वेरिएशन हमने आज स्टडी की है, जिसमें हम पॉइंट टाइप का पॉइंटर के फंक्शन के अंदर पैरामीटर के तौर पे भेज रहे हैं और वो उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। नोट करें कि यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है वो मेन में बना हुआ है, वो कॉलिंग फंक्शन में बना हुआ है। इस फंक्शन को सिर्फ उसका एड्रेस भेजा जा रहा है, तो एड्रेस की मदद से ये उसके अंदर एक्स और वाई को सेव कर रहा है। सो दिस इज़ द थर्ड मेथड। और ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो गेट पॉइंट की है, उसका इस्तेमाल भी हमने यहाँ पे करके देख लिया। इस तरह से कर लें अगर आपने ptr1 ऊपर बनाया हुआ है अलहदा से, या फिर अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका एड्रेस गेट करके उसी लाइन में फंक्शन के पैरामीटर में भेज दें। यहाँ पे एम्परसैंड इज बीइंग यूज्ड एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। So let us move on to our next topic, which is nested structures. nested structure की एग्जांपल देखने के लिए हमने ये पॉइंट का स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है ऑलरेडी। लेट अस क्रिएट अनदर स्ट्रक्चर हियर, और हमारे स्ट्रक्चर का नाम है लेट्स सपोज सर्कल। अब सर्कल किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? किसी भी सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि इसके सेंटर को इंडिकेट कर रहा होता है, और दूसरी चीज़ जो सर्कल को इंडिकेट करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, वो है उसका रेडियस। तो दो चीज़ें मिलके एक सर्कल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मुझे सबसे पहले उसका सेंटर पॉइंट सेव करना है। अब सेंटर पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है, और पॉइंट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, एक 2D स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं। अब तो उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। तो किसी भी सर्कल का सेंटर सेव करने के लिए मुझे पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल चाहिए सेंटर के नाम का, जो कि इसके सेंटर पॉइंट के सर्कल के सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कर रहा होगा। और मुझे डबल टाइप का एक वेरिएबल रेडियस चाहिए। रेडियस पॉइंट्स में भी चुके हो सकता है, तो इसलिए डबल टाइप का वेरिएबल इसके लिए बना लें। तो ये एक सर्कल की डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, सर्कल है। अब आपसे पहले हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं स्टडी किया जिसमें स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल हो। ये पहली ऐसी एग्जांपल है, एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। जिस तरह आपने नेस्टेड लूप पढ़े हुए हैं, नेस्टेड इफ एल्स पढ़े हुए हैं कि इफ एल्स के अंदर, इफ के क्लॉज के अंदर या एल्स के क्लॉज के अंदर मजीद इफ एल्स आप लगा सकते हैं, वो नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह ही लूप के अंदर जब आप एक और लूप लगा लें तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि किसी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आप किसी और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यूज़ कर लें, तो दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो हियर द स्ट्रक्चर नेम्ड सर्कल इज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर बिकॉज इसकी डेफिनेशन में एक और स्ट्रक्चर जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है, प्रोग्रामर ने डिफाइन किया हुआ है, उसका वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। इस तरह दिस कैन गो ऑन अप टू मल्टीपल लेवल्स के एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें शायद सर्कल यूज़ हो रहा हो और सर्कल के अंदर फिर पॉइंट यूज़ हो रहा है और पॉइंट फिर आपने अलग से डिफाइन किया हुआ। तो जितने मर्जी लेवल तक ये नेस्टिंग जा सकती है। तो फिलहाल यही दो लेवल थे, पॉइंट का स्ट्रक्चर है और वो हमने पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है इधर सर्कल के स्ट्रक्चर के अंदर। अब कोई भी सर्कल आप कैसे डिफाइन करेंगे सेंटर और रेडियस की मदद से? तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं C1। अब C1 के अंदर मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ कुछ स्टोर करनी है, वो मैं कैसे स्टोर करूँगा? अब मैं C1 के अंदर डॉट करके उसके अंदर जाऊँगा और देख सकते हैं उसके दोनों मेंबर वेरिएबल्स मुझे बता रहे हैं, सेंटर भी और रेडियस भी। मैं सेंटर को एक्सेस करूँगा। अब सेंटर भी एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, पॉइंट टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर भी कुछ मेंबर वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर एक्स। तो इस तरह डॉट आप यूज़ करते जाएंगे और उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर में जाते रहेंगे। इसके इसमें दो ही लेवल्स हैं। तो C1 डॉट सेंटर डॉट एक्स से मैं उस इंटीजर वेरिएबल एक्स तक पहुँच गया हूँ जो कि उस सर्कल के सेंटर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू सेव करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। लेट्स सपोज 0। C1 डॉट सेंटर डॉट वाई
लेट्स सपोज 5 एंड C1 डॉट रेडियस इज इक्वल टू लेट्स सपोज 6.4। तो इस तरह से आप नेस्टेड स्ट्रक्चर के केस में डॉट को मल्टीपल दफ़ा यूज़ करते हुए उसके अंदर मेंबर वेरिएबल, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल एंड सो ऑन आगे तक मूव कर सकते हैं। वही है लॉजिकली तरीका, वही है कि डॉट के थ्रू ही आपने किसी स्ट्रक्चर के अंदर मूव करते जाना है। पहले सिर्फ एक लेवल होता था, अब यहाँ पे मल्टीपल लेवल भी आ सकते हैं। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे खुद से हार्ड कोड कर दी हैं, उसके सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की और रेडियस की। आप चाहें तो यही वैल्यूज़ यूज़र से भी ले सकते हैं, यूज़र से लेके इनपुट करवा के इसके अंदर स्टोर करवा लें, फाइल से इनपुट रीड करके उसके अंदर स्टोर करवा लें। और सिमिलरली सिमिलर सिंटैक्स विल बी यूज टू डिस्प्ले अ सर्कल ऑन द स्क्रीन एज वेल। तो यही एक्सप्रेशंस, सब एक्सप्रेशंस यूज़ करते हुए आप उसके मेंबर वेरिएबल्स को, सेंटर के एक्स और वाई को एक्सेस कर सकते हैं और फिर रेडियस को एक्सेस कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यू माइट राइट अ फंक्शन फॉर दैट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जिस तरह डिस्प्ले पॉइंट का फंक्शन लिखा हुआ है, दिस वन, तो आई माइट राइट अ फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग अ सर्कल एज वेल। प्रोटोटाइप इसी तरह की रखते हैं, इसकी कांस्टेंट सर्कल टाइप का रेफरेंस इसके अंदर रिसीव कर रहा है और यहाँ पे अब सर्कल आ गया सी, और अब उस सर्कल को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके अंदर दोनों चीज़ों को ज़ाहिर है मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा। और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, अब सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है सी डॉट सेंटर डॉट एक्स करके मैं उसका एक्स खुद से एक्सेस कर सकता हूँ, वाई भी खुद से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन आप नोट करें कि सी डॉट सेंटर चूँकि एक पॉइंट है, इसलिए मैं उसको इस फंक्शन के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, जो कि पॉइंट को डिस्प्ले करने की लॉजिक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो क्यों ना उसे यूज़ कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट को कॉल कर रहा हूँ और सी डॉट सेंटर जो कि एक पॉइंट है इसके अंदर भेज, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे इससे पहले सेंटर इसका मैसेज डिस्प्ले कर दें कि सर्कल का सेंटर क्या है वो, और रेडियस को मैं खुद से गेट करके यहाँ पे सी डॉट रेडियस करके उसको डिस्प्ले कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने चूँकि पॉइंट को डिस्प्ले करने की लॉजिक ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है एक फंक्शन में, तो बजाय इसके कि दोबारा से वो लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ ये वाली, उसको मैं इस्तेमाल कर लूँगा। यहाँ पे तो ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, चूँकि वो एक ही लाइन है, तो यू माइट से कि इस लाइन की जगह वो लाइन लिखते हैं। लेकिन इन जनरल हो सकता है कि जो मेंबर वेरिएबल हो स्ट्रक्चर टाइप का, उसको डिस्प्ले करने की लॉजिक काफ़ी एलेबोरेट हो, कोई 15-20 लाइनें आपने यहाँ लिखी हुई हैं। तो बजाय इसके कि आप वो लॉजिक रिपीट करें, फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन का फ़ायदा यही है कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो वाई नॉट सिंपली रीयूज़ दैट कोड बाय कॉलिंग इट हियर। तो डिस्प्ले पॉइंट का फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी अपनी असाइनमेंट्स में, लैब्स वगैरह में इन्हीं तमाम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना है। तो अब डिस्प्ले सर्कल का फंक्शन तैयार है जी, इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमने सर्कल के टाइप के वेरिएबल C1 में डेटा स्टोर करवाया है, इसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। तो डिस्प्ले सर्कल और C1 उसमें भेजते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमने सेव की है 0.5 उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और 6.4 उसका रेडियस है, ये हमें स्क्रीन पे दिखाई देनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि वो दिखाई दे रही है। तो सेंटर इज 0.5 एंड रेडियस इज 6.4। सिमिलरली यू माइट क्रिएट और शुड आई से यू शुड इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस योरसेल्फ। एक इनपुट सर्कल्स का फंक्शन लिख लें जो कि एक सर्कल्स की एरे ले, उसका साइज़ ले और उसके अंदर इनपुट ले यूज़र से। वैसे ही डिस्प्ले सर्कल्स का फंक्शन लिख लें जो कि डिस्प्ले सर्कल को एक लूप के अंदर हर एक सर्कल के ऊपर कॉल कर रहा होगा। तो जो काम हमने यहाँ पे पॉइंट्स की एरेस के लिए किया है वही काम सर्कल की एरेस के लिए भी कर सकते हैं, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से करनी है इम्प्लीमेंट। सिमिलरली सर्कल की इनपुट लेने के लिए हमने जिस तरह पॉइंट की इनपुट लेने के लिए ये 3 तरह के फंक्शन लिखे हैं, गेट पॉइंट पहली वेरिएशन, दूसरी वेरिएशन और तीसरी वेरिएशन जो कि आज देखी हमने। तो ये तीनों वेरिएशन सर्कल के लिए भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि गेट सर्कल का फंक्शन लिखें जो कि सर्कल का एक रेफरेंस ले रहा हो, गेट सर्कल का एक फंक्शन लिखें जो कि सर्कल का एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा हो उसमें इनपुट लेके, और फिर गेट सर्कल का एक और फंक्शन लिखिए जो कि सर्कल टाइप का एक पॉइंटर रिसीव कर रहा हो और उसके पॉइंटर के थ्रू उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहा हो, उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ ले, सेंटर की और उसके रेडियस की वैल्यू ले। मेक श्योर कि आप तीनों मेंबर वेरिएबल्स की यानी कि सेंटर के दोनों पार्ट्स की और रेडियस की इनपुट लें। तो ये तमाम फंक्शन जो पॉइंट के पर्सपेक्टिव से हमने लिखे हुए हैं, पॉइंट के लिए हमने लिखे हुए हैं, वो आप सर्कल के स्ट्रक्चर के लिए खुद से इंप्लीमेंट करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंट का लिखा था, डिस्प्ले सर्कल का हमने खुद से लिख लिया। सिमिलरली ये दो मैं पहले कह चुका हूँ, इनको सर्कल के लिए इनपुट सर्कल्स का फंक्शन और डिस्प्ले सर्कल्स का फंक्शन भी आपको लिख लेना चाहिए। इन्हीं लाइन्स पे उसकी आप प्रोटोटाइप खुद से बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन से। एक और काम जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है इनिशियलाइजेशन का, कि यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया था। तो यू माइट इनिशियलाइज और सर्कल ऑब्जेक्ट जिस तरह पॉइंट टाइप के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया था उस तरह ही यहाँ पे इनको भी इनिशियलाइज़ करवाया जा सकता है। तो सर्कल C2 इज इक्वल टू आगे
उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नोट करना पड़ेगा आपको सर्कल की डेफिनेशन को कि पहले पॉइंट आ रहा है सेंटर, और उस सेंटर के एक्स वाई उसके बाद रेडियस है। यानी कि यहाँ पे जब मैं इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगे उसके सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। पहली वैल्यू उसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरी वैल्यू उसका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, और उसके बाद थर्ड वैल्यू वुड बी इट्स रेडियस। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मेरे जो सर्कल C2 है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स सपोज 15, 20, और उसका रेडियस है लेट्स सपोज 56.7। तो दिस क्रिएट्स अ सर्कल ऑब्जेक्ट, सर्कल टाइप का एक वेरिएबल C2 बन रहा है जिसके अंदर इसका सेंटर है 15, 20 और जिसका रेडियस है 56.7। तो इसको आप क्विकली यहाँ पे डिस्प्ले सर्कल के फंक्शन के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अब जो दूसरी सर्कल की आउटपुट आ रही है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि अब जो सर्कल की आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी वो इन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक होगी। तो 15, 20 इज द सेंटर, 56.7 इज द रेडियस। तो मेक श्योर दैट यू गिव दोज इनिशियल वैल्यूज इन द प्रॉपर ऑर्डर बाय लुकिंग एट द इम्प्लीमेंटेशन और द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में पॉइंट चूँकि पहले आ रहा है इसलिए पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे इनिशियलाइजेशन लिस्ट में, उसके बाद रेडियस आएगा। सो द ऑर्डर मैटर्स। अगर यहाँ पे रेडियस की डेफिनेशन ऊपर मूव कर दी जाए तो अब चेंज हो जाएगा। मैंने रेडियस की डेफिनेशन ऊपर मूव कर दी है तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे मैं बाय नेम उनको एक्सेस कर रहा हूँ। सेंटर चाहे बाद में लिखा हुआ है चाहे पहले लिखा हुआ है वो सेंटर ही एक्सेस करेगा, लेकिन यहाँ पे अब चेंज आ जाएगी। अब पहले मैंने रेडियस कर दिया तो 15 विल गो इनटू द रेडियस, 20 विल गो इनटू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड 56.7 विल गो इनटू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब वाई कोऑर्डिनेट चूँकि इंटीजर है इसलिए वो ट्रंकेट हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट वो 56 उठा लेगा। दिस इज सेम एज कि आप किसी इंटीजर वेरिएबल टेम्प के अंदर 56.7 स्टोर करने की कोशिश करें तो एरर नहीं देता, वो ट्रंकेट कर देता है, 56 को स्टोर कर लेगा टेम्प में। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वो 56 को वाई कोऑर्डिनेट में सेव कर लेगा। तो अब अगर सर्कल को डिस्प्ले करेंगे तो उसके सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे 20 और 56 और उसका रेडियस आएगा 50, विच यू कैन सी फ्रॉम हियर। 20, 56 वो ले रहा है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और 15 ले रहा है रेडियस। तो दोबारा से अंडू कर देते हैं कि जो हमारी इनिशियल परसेप्शन थी कि पॉइंट पहले आना चाहिए और रेडियस बाद में आना चाहिए। सो ऑर्डर विल मैटर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द इनिशियलाइजेशन लिस्ट। नाउ इट विल बी करेक्ट वंस अगेन। 15, 20 विल गो इनटू द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड 56.7 विल गो इनटू द रेडियस एज यू कैन सी हियर। और वही तमाम रूल्स हैं जो पार्शियल इनिशियलाइजेशन से मुतालिक थे कि अगर आप कोई वैल्यू छोड़ देंगे यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो उसकी जगह आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेगा। तो इफ़ आई स्किप द रेडियस पार्ट हेयर तो इट विल स्टोर 0 इनटू द रेडियस, और इफ़ आई स्किप द वाई पार्ट ऑफ द सेंटर एज वेल तो उसकी जगह भी वो 0 को स्टोर कर देगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ 15 भेज रहा हूँ तो सेंटर के एक्स में 15 चला जाएगा, तो सेंटर के वाई में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली जाएगी और रेडियस के अंदर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस आउटपुट के अंदर। तो ये आपके नेस्टेड स्ट्रक्चर की पहली एग्जांपल होगी जिसके अंदर सर्कल का एक नया स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसमें पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आप किसी और स्ट्रक्चर के अंदर फिर सर्कल को भी यूज़ कर सकते हैं या पॉइंट के स्ट्रक्चर को किसी और स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का एक स्ट्रक्चर आप बनाते हैं जो कि 4 पॉइंट से मिलकर बनी है, उसके चारों कॉर्नर्स, तो उसके अंदर आप 4 पॉइंट टाइप के वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं टू इंडिकेट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। सिमिलरली फॉर अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल आप ऐसा कर सकते हैं। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। किताब से अगर इसको देखें तो दिस इज सेक्शन 11.6। लास्ट स्ट्रक्चर तक हमने इसके 11.5 तक कवर कर लिए थे, 11.1 से 11.5 और 11.7 और 8, 6 नहीं अभी कवर किया था। तो 11.6 है नेस्टेड स्ट्रक्चर से मुतालिक, इसने भी चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकें तो ये एक कॉस्ट का स्ट्रक्चर बना रहा है, कॉस्ट का स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके अंदर 2 डबल टाइप की वेरिएबल्स हैं। किसी आइटम की कॉस्ट को सेव करने के लिए उसकी होलसेल कॉस्ट क्या है और उसकी रिटेल कॉस्ट क्या है। और फिर एक आइटम का स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं और एक कॉस्ट टाइप का वेरिएबल है जो कि उस आइटम की प्राइस को, दोनों तरह की प्राइस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे अगर गौर करें तो उसने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। डेट का स्ट्रक्चर है, इसमें मंथ, डे और ईयर है, तीनों इंटीजर हैं। प्लेस का स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी प्लेस के एड्रेस को स्टोर करेगा। एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, जिप है, चारों उसकी स्ट्रिंग्स हैं। फिर एम्प्लॉय इन्फो टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें उसके नेम और एम्प्लॉय नंबर तो प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स हैं। नेम स्ट्रिंग है, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर है। और फिर उसकी एम्प्लॉय की बर्थ डेट को सेव करने के लिए वो डेट टाइप का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है। और उसके एड्रेस को सेव करने के लिए, घर के एड्रेस को सेव करने के लिए रेजिडेंस वेरिएबल बनाया है प्लेस टाइप का। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल इस तीसरे स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे हैं और फिर तीसरा स्ट्रक्चर वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है।
ये इसने जिस तरह से इस्तेमाल किया है डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए, इस एग्जांपल को भी एक बार देख लीजिएगा, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ये चेक पॉइंट एक्सरसाइजेस भी आपको कर लेनी चाहिए, इससे मतलब जितनी है ये सारी स्ट्रक्चर और उसके छोटे छोटे कोड उसने लिखने को कहा हुआ है मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर बना के, तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप ये भी साथ साथ करते रहें। बाकी हम सेक्शन 11.7 स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल आप फंक्शन में आर्गुमेंट्स के तौर पे पास कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और रिटर्निंग का स्ट्रक्चर फॉर्म फंक्शन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हमने आज के लेक्चर में स्टार्ट किए हैं, इसी की डिस्कशन को अब मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमने आज के लेक्चर में अभी एग्जांपल देखी थी कि आप यहाँ पे पॉइंट टाइप का पॉइंटर बना के उसको पॉइंट कर सकते हैं किसी पॉइंट टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ये जो हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे ये PT1 भी स्टैक पे बना हुआ है और ये पॉइंटर जो उसको पॉइंट करने के लिए बनाया गया है ये भी स्टैक के ऊपर ही बना है। अभी कोई डायनामिक मेमोरी यहाँ पे एलोकेट नहीं हो रही, लेकिन ऑब्वियसली आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप हीप के ऊपर या डायनामिक एलोकेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स की एरेज भी क्रिएट करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो वो काम कैसे होगा? हमने पॉइंट टाइप की एरेज बनाई थी, ये हमने लास्ट टाइम बनाई थी पॉइंट की एरे, जिसके हमने फिर इनपुट लेने के लिए भी यूज़ किया था और डिस्प्ले पॉइंट के लिए भी उसको डिस्प्ले करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। सो अब अगर आपके पास एरे का साइज़ कंपाइल टाइम पे नहीं मालूम, यहाँ पे तो कांस्टेंट था ना, अगर कांस्टेंट है कंपाइल टाइम पे मालूम है तो आप एरे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बट इस साइज़ ऑफ द एरे इज़ कमिंग फ्रॉम द यूज़र वो बता रहा है या किसी फाइल से आप रीड कर रहे हैं एरे का साइज़, तो इन दैट केस यू नीड टू क्रिएट दैट एरे ऑन हीप। ये तो आप सबको मालूम होना चाहिए। तो हीप के ऊपर जिस तरह आप इंटीजर्स की एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह ये पॉइंट्स की भी एरे या सर्कल की एरे या अपने किसी भी स्ट्रक्चर की एरे क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स अब देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास अगर इंटीजर्स की एरे हीप के ऊपर बनानी हो तो आप कुछ ये सिंटेक्स यूज़ करते हैं, वेयर साइज इज़ एन इंटीजर वेरिएबल जिसकी इनपुट आप यूज़र से ले रहे होंगे या फाइल से उठा रहे होंगे, या खुद से यहाँ पे हार्ड कोड भी इवन कर सकते हैं, लेकिन अगेन आमतौर पे यूज़र से ले रहे होंगे। तो साइज़ यूज़र से लिया इंटीजर वेरिएबल और न्यू इंट आगे ब्रैकेट में साइज़ मेंशन करके उसका एड्रेस इंटीजर टाइप के पॉइंटर में सेव कर दिया। तो दिस इज़ द सिंटेक्स टू एलोकेट एन एरे ऑफ इंटीजर्स डायनामिकली हीप के ऊपर। अब इसी सिंटेक्स को हमने रेप्लिकेट करना है फॉर स्ट्रक्चर टाइप्स एज वेल, यानी कि जहाँ जहाँ पे इंट आ रहा है वहाँ पे आप उसकी टाइप तब्दील हो जाएगी और वो पॉइंट टाइप का आप एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पॉइंट टाइप का पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंट टाइप की एरे उसके थ्रू क्रिएट कर रहे होंगे। सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आप यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं एंटर द साइज ऑफ एरे, उसके बाद अब इंटीजर्स की एरे क्रिएट करने की बजाय आप पॉइंट्स की एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं। PTS इज इक्वल टू न्यू पॉइंट और आगे इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज़ जो कि इंटीजर वेरिएबल है वो भेज देंगे। तो वही सिंटेक्स है एग्जैक्टली, सिर्फ यहाँ पे इंट की जगह पॉइंट आ गया और यहाँ पे भी इंट की जगह वो पॉइंट टाइप आ गया। तो पॉइंट्स की एरे क्रिएट हो जाएगी स्टैक सॉरी हीप के ऊपर, ये वाली राइट साइड हीप के ऊपर एक पॉइंट्स की एरे क्रिएट करेगी, उसका बेस एड्रेस ला के आपको देगी और वो बेस एड्रेस आप अपने पास पॉइंट टाइप के वेरिएबल PTS में स्टोर कर लेंगे। तो जितना भी यूज़र ने साइज स्पेसिफाई किया उसके मुताबिक एरे क्रिएट होगी। नाउ आई कैन यूज़ अगेन दोज फंक्शंस, जिस तरह मैं इनपुट ले रहा था पॉइंट्स की और डिस्प्ले कर रहा था पॉइंट्स को, उस तरह के दोनों फंक्शंस मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ टू टेक इनपुट इनटू दिस एरे एंड टू डिस्प्ले दैट एरे ऑफ पॉइंट्स विच इज़ एलोकेटेड डायनामिकली। वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यू नो बेस्ड ऑन योर PF नॉलेज कि आप जब डायनामिकली एलोकेटेड एरेज फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो आप उसका सिर्फ पॉइंटर पास करते हैं, तो पॉइंट टाइप का पॉइंटर भेज रहे होंगे। यहाँ पे भी पॉइंट टाइप का दायरा है, फंक्शन के हेडर में भी वही आ रहा होगा। और सिमिलरली यू विल बी सेंडिंग अ पॉइंटर ऑफ पॉइंट टाइप एंड अ पॉइंटर ऑफ पॉइंट टाइप हियर एज वेल। तो ये आपके दोनों फंक्शन होंगे। इनपुट पॉइंट्स वाला जो कि पॉइंट टाइप की एक एरे ले रहा है, उसका पॉइंटर ले रहा है, एरे हीप के ऊपर बनी हुई है तो उसका पॉइंटर ले रहा है और उसका साइज़ ले रहा है, उसके मुताबिक उसमें इनपुट करवा रहा है, हर एक इंडेक्स पे जाके उसको स्टोर कर रहा है, जो कि यूज़र से पॉइंट ले रहा है उसको हर इंडेक्स पे जाके स्टोर कर रहा है। और जब वो एरे में इनपुट ले चुकेंगे फिर आप उसे डिस्प्ले करवाना चाहेंगे ऑब्वियसली, तो वो भेज रहे हैं यहाँ पे। और कांस्टेंट के तौर पे क्यों भेज रहे हैं? सो दैट के ये फंक्शन उसको एक्सीडेंटली भी मॉडिफाई ना कर ले कहीं, क्योंकि इसका काम नहीं है मॉडिफाई करना, इसमें सिर्फ उसको एक्सेस करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये हमने एरे बनाई और यहाँ पे अब हम इनपुट पॉइंट्स के फंक्शन में ये एरे
और इसका साइज़ भेज देते हैं, तो उतने पॉइंट्स की इनपुट ले लेगा और फिर डिस्प्ले पॉइंट्स के फंक्शन में यही एरे और उसका साइज़ भेज देंगे सो दैट कि वो इसको डिस्प्ले करा दें। जितने भी पॉइंट्स इनपुट लिए हैं यूज़र से उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दें। सो इसको चला के देखते हैं जी। साइज़ ऑफ द एरे सबसे पहले पूछ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने 3 पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। अब उनके कोऑर्डिनेट्स, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंटर करवा रहा है, वो एक लूप चल पड़ा है आपके जो इनपुट पॉइंट्स वाला फंक्शन है उसमें आप आए हैं, तो वो i0 से एक लूप चल पड़ा है जो कि पहले इंडेक्स पे गेट पॉइंट के फंक्शन को कॉल करके उस पर वैल्यू को स्टोर करवाएगा, फिर अगली इटरेशन में दूसरे पॉइंट के लिए सिमिलरली 3 दफ़ा ही काम करेगा। तो पहले पॉइंट की इनपुट उससे पूछ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो वो मैं एंटर कर देता हूँ लेट्स सपोज 10 20। दूसरे के पूछ रहा है 3 4 और तीसरे के मैं एंटर कर देता हूँ 50 60। तो उसके बाद डिस्प्ले के थ्रू वो उन सबको डिस्प्ले कर रहा है। 10 20 पहला पॉइंट है, 3 4 और 50 60 तीसरा पॉइंट है। तो वेरी सिंपल। उसी तरह एरे भेज रहे हैं और उसी तरह से उसको प्रोसेस कर रहे हैं। फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर थोड़ी सी चेंज आई है कि वो पॉइंटर के तौर पे भेजा जा रहा है, तो पॉइंटर यहाँ पे भेज रहे होंगे आप इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी। बाकी फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन मैंने वही यूज़ की है जो लास्ट टाइम भी हमने क्लास लेक्चर में देखी थी। सिमिलरली मैं गेट पॉइंट की यहाँ पे वो रिटर्न वाली वेरिएशन यूज़ कर रहा हूँ, आप ये वाली वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं और आप तीसरी वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने आज ही देखी है, आज के लेक्चर में ही देखी है। और वो क्या है कि हम गेट पॉइंट के फंक्शन में पॉइंटर भेजते हैं, किसका, PTSI का। अब PTSI एक पॉइंट है, PTSI का एड्रेस गेट करके भेजते हैं। तो यहाँ पे आपको गेट पॉइंट की तीसरी वेरिएशन कॉल हो रही है जो कि ये, जो कि पॉइंट टाइप का पॉइंटर ले रही है। अब ये क्या है, PTSI क्या है, PTSI इज अ पॉइंट, द ith पॉइंट इन दिस एरे ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे फंक्शन ने तो उसका पॉइंटर लेना है, उसका एड्रेस लेना है, तो इसलिए मैं उसके साथ एड्रेस ऑफ का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी इनपुट ली जा सकती है। और डिस्प्ले करने के लिए अगेन वो डिस्प्ले पॉइंट्स का फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि ये आपका इम्प्लीमेंटेड है। तो ये हमने डायनामिकली एरे क्रिएट कर ली, उसके अंदर इनपुट ले ली, उसको डिस्प्ले कर लिया। जो भी प्रोसेसिंग आपने करनी है, अगर कोई करनी है, वो इनके दरमियान कर सकते हैं, डिस्प्ले के बाद भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्रोग्राम को इसी तरह ही छोड़ देते हैं, प्रोग्राम चलता है और उसके बाद इवेंचुअली टर्मिनेट कर जाता है, यहाँ पे रिटर्न 0, तो यू विल बी जनरेटिंग मेमोरी लीक्स, क्योंकि आपने मेमोरी हीप के ऊपर एलोकेट करवाई और उसको डीएलोकेट करवाए बगैर आप वापस चले गए। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि आप जब भी मेमोरी हीप के ऊपर एलोकेट करवा रहे हैं तो यू मस्ट रिमेंबर टू डीएलोकेट इट व्हेन यू नो लॉन्गर नीड दैट मेमोरी, यू मस्ट रिमेंबर टू डीएलोकेट इट प्रॉपर्ली। और डीएलोकेशन का क्या सिंटेक्स होता था, वही सिंटेक्स हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसमें डेटा टाइप का नाम नहीं आता। तो डिलीट, अब PTS के थ्रू चूँकि एक एरे एलोकेटेड थी तो इसलिए एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर आएगा और PTS। तो दिस विल डीएलोकेट ऑल दैट मेमोरी विच वाज एलोकेटेड थ्रू दिस पॉइंटर। अब PTS के थ्रू एलोकेटेड मेमोरी डिलीट हो चुकी है, डीएलोकेट हो चुकी है, लेकिन PTS के अंदर अभी भी उसका एड्रेस पड़ा होगा, उस मेमोरी का एड्रेस पड़ा होगा जो कि आपने अभी अभी डीएलोकेट की है, सिस्टम को वापस की है, तो उसको नल PTR, नल पॉइंटर दोबारा से बना दें। So using these two statements now, you have ensured that your program does not generate any garbage or memory leak. वही तमाम इश्यूज़ जो हम पहले चंद एक लेक्चर्स में, ऊप के पहले 1-2 लेक्चर्स में रिवीजन के तौर पे डिस्कस कर चुके हैं। So now your program is good, safe, there is no runtime error in it. अगर ये दोनों लाइनें नहीं लिखते तो एक्चुअली प्रोग्राम की वर्किंग में तो कोई मसला नहीं है, बट there is a runtime problem with your code that it is generating memory leak, which is never desirable. So through these two statements you have once again ensured that कोई memory leak ना हो. So we have discussed dynamic memory allocation of arrays of structures and their usage and finally their deallocation. इसी तरह से I would recommend कि आप एक कोड सेगमेंट लिखें जिसमें आप डायनामिकली एलोकेट एन एरे ऑफ सर्कल्स। ये आपने करना है, डायनामिकली एलोकेट एन एरे ऑफ सर्कल्स, यूज़ इट मतलब इसको यूज़ करें, उसको डिस्प्ले करें, यूज़र से इनपुट लें, उसको डिस्प्ले करें, सर्कल्स के एरिया वगैरह कैलकुलेट करें, जैसे सर्कल्स जो एरे के अंदर पड़े हुए हैं, यूज़ इट एंड फाइनली डीएलोकेट इट। तो इसके लिए एक छोटा सा कोड सेगमेंट लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो उससे ये चीज़ें और बेहतर तौर पर समझ आ जाएंगी, जहनशी हो जाएंगी। अच्छा जी, ये वाला काम तो आपने करना है, जैसे मैंने कहा ये आपको कर लेना चाहिए। लेट अस डिस्कस अनदर थिंग हियर। लेट मी फर्स्टली comment out this one. सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर हमने ऊपर डिफाइन किया है, सर्कल के नाम का स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमने पहले उसके वेरिएबल वगैरह बना के इस्तेमाल भी किए हैं, C1 बनाया, C2 बनाया। अब मैं यहाँ पे सर्कल टाइप का एक
पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ और पॉइंटर अगर आप इस तरह ही अपने कोड के अंदर लिख रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी जंक एड्रेस होगा, गार्बेज एड्रेस होगा, तो इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल कि अगर आपको नहीं पता कि वो पॉइंटर भी कहाँ पॉइंट करना है तो उसको नल पॉइंटर बना दें। या तो आपको पता है कि उसने कहाँ पॉइंट करना है, उसको वहीं पे पॉइंट करवा दें उसी लाइन में, तो या फिर उसको नल पॉइंटर बना दें। इसको इस तरह से ना छोड़ें कभी भी, तो इसको इक्वल टू नल PTR करके नल पॉइंटर बना दें। उसके बाद मैं CP के थ्रू एक नई सर्कल्स की एरे तो मैं बना सकता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको कहा है करने के लिए कि सर्कल की एरे बनाएं, उसको यूज़ करें, इनपुट लें, आउटपुट करें। CP के थ्रू मैं एक नया सर्कल सिर्फ क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, एरे नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। तो नाउ वी आर डूइंग समथिंग सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल विच वी डिस्कस्ड एट द स्टार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर कि पॉइंट टाइप का एक पॉइंटर पॉइंट टाइप के एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये था कि ये जो वेरिएबल है और ये जो पॉइंटर है ये दोनों स्टैक पे बने हुए थे। वेरिएबल PT1 भी और पॉइंटर PTR1 दोनों स्टैक पे बने हैं और स्टैक पे बना हुआ एक पॉइंटर एक स्टैक पे बने हुए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे अब डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंट। वाई इट इज़ डिफरेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट कि CP जो कि सर्कल टाइप का एक पॉइंटर है ये तो स्टैक पे बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये पॉइंटर तो स्टैक पे बना है। ये जो मैं कर रहा हूँ न्यू सर्कल, ये हीप के ऊपर एक नया सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहा है। तो एक नया वेरिएबल सर्कल टाइप का हीप पे क्रिएट हुआ और उसका एड्रेस आ गया मेरे पास और वो मैंने CP के अंदर स्टोर कर लिया। तो नाउ CP इज ऑन स्टैक व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज पॉइंटिंग, द ऑब्जेक्ट टू विच इट इज़ पॉइंटिंग इज ऑन द हीप। सिमिलरली जब यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स टाइप की एरे बनाई थी तो यहाँ पे ये जो एरे है ये हीप के ऊपर बनी हुई है और ये जो पॉइंटर है लेकिन ये स्टैक पे। नाउ द डिफरेंस इज कि यहाँ पे अब वो एरे नहीं है बल्कि सिर्फ एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कल है। अब मैं CP की मदद से उसके अंदर कुछ चीज़ें सेव करना चाहता हूँ, कुछ वैल्यू सेव करना चाहता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो CP इज़ अ पॉइंटर ऑफ टाइप सर्कल। अब इसकी मदद से मैंने इस सर्कल टाइप के ऑब्जेक्ट के तक पहुँचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंटर को डीरेफरेंस करना पड़ेगा। तो स्टैटिक CP विल गिव मी द वेरिएबल ऑफ टाइप सर्कल जो कि हीप के ऊपर बना हुआ है, उस तक मैं पहुँच गया। और डॉट करके मैं उसके अंदर जा सकता हूँ, मैं उसके सेंटर को एक्सेस कर सकता हूँ और फिर डॉट करके मैं उसके एक्स को एक्सेस करके उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, जो भी वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहें। लेट्स सपोज के आई वांट टू स्टोर 20 हियर। सिमिलरली यही काम मैं कर सकता हूँ उसके सेंटर के y को एक्सेस करने के लिए। लेट्स सपोज 130 सेव करना एंड दिस सेम एक्सप्रेशन स्टैटिक CP डॉट नाउ रेडियस विल टेक मी टू द रेडियस मेंबर वेरिएबल ऑफ दैट सर्कल और उसके अंदर मैं उसका रेडियस स्टोर कर सकता हूँ जो भी मैं सेव करना चाहूँ। लेट्स सपोज 10.34। So through these expressions I have dereferenced the circle pointer to get the circle object। उसके ऊपर फिर मैंने डॉट यूज़ किया, उसके अंदर उसको सेंटर को एक्सेस किया। अब सेंटर भी एक पॉइंट था, फिर उसके अंदर डॉट करके उसके एक्स को एक्सेस किया, सिमिलरली उसके वाई को एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने CP को डीरेफरेंस करके उस सर्कल तक पहुँचा और डॉट करके उसकी रेडियस को एक्सेस किया। नाउ ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट सिंटेक्स इसका क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट सिंटेक्स इसका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे वही एरो का ऑपरेटर यूज़ कर लें। पहले हमने लेक्चर के शुरू में बात की कि इस सिंटेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एक शॉर्ट नोटेशन भी आपके पास अवेलेबल है, C++ आपको प्रोवाइड करती है। वो है आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, जिसको इन शॉर्ट एरो ऑपरेटर हम कहते हैं। तो जायज़ कि आप उससे उसको डीरेफरेंस करें, आप वो एरो ऑपरेटर के थ्रू उसके सेंटर को एक्सेस करें और फिर डॉट के थ्रू उसके एक्स को एक्सेस करें, 20 सेव कर दें। सिमिलरली एरो ऑपरेटर के थ्रू सेंटर को एक्सेस करें, डॉट के थ्रू वाई को एक्सेस करें, 30 सेव कर दें। सिमिलरली CP एरो रेडियस और उसमें अपनी मर्ज़ी का डेटा सेव करते हैं। तो वही तीनों काम जो यहाँ पे ऊपर वाली 3 लाइनों के थ्रू हो रहे हैं वही यहाँ पे इन 3 लाइनों के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड यू कैन इजीली सी कि दीज 3 लाइन्स आर स्लाइटली मोर रीडेबल एज कम्पेयर टू दीज वंस। लिखने के लिहाज से भी ये ज़्यादा आसान है और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिहाज से भी ये 3 लाइनें शायद ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है याद रखने वाला कि अक्सर स्टूडेंट्स को शुरू में ये कन्फ्यूजन होती है कि व्हेन टू यूज़ डॉट एंड व्हेन टू यूज़ एरो। कब डॉट यूज़ करना है किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए और कब आपने एरो का ऑपरेटर यूज़ करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डॉट के ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डॉट ऑपरेटर देयर विल बी एन ऑब्जेक्ट or a variable, while
on left side of arrow operator there will be a pointer. जब भी आपको एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो एक्सप्रेशन ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि डॉट ऑपरेटर यूज ही हमेशा किसी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के नाम के साथ होता है, पॉइंटर के साथ नहीं होता। और एरो ऑपरेटर हमेशा पॉइंटर के साथ यूज़ होता है, कभी भी वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होगा। यहीं पे देख लीजिए, ये एरो ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सीपी, और सीपी क्या है, एक पॉइंटर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सीपी है, यहाँ पे भी सीपी है, यहाँ पे डॉट यूज़ हो रहा है। और डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सेंटर, सेंटर, और सेंटर क्या है, सेंटर इज़ अ पॉइंट, वेरिएबल है पॉइंट टाइप का, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो पॉइंटर नहीं है, वो पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल है। सो यहाँ पे डॉट यूज़ हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी डॉट है, इसके लेफ्ट साइड पे सेंटर है जो कि एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी डॉट है, इसके लेफ्ट साइड पे सेंटर है जो कि एक वेरिएबल है, यहाँ पे डॉट है, ये वाला डॉट, इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे है स्टैटिक सीपी, सीपी नहीं है, स्टैटिक सीपी। नाउ सीपी इज़ अ पॉइंटर, ओके, बट स्टैटिक सीपी इज़ अ वेरिएबल, इज़ एन ऑब्जेक्ट। पॉइंटर डी रेफरेंस हो गया है तो आपको क्या मिला, ऑब्जेक्ट। अब ये चूँकि ऑब्जेक्ट बन गया इसलिए डॉट यूज़ करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एरो यूज़ कर लें, ये उसी की शॉर्ट हैंड नोटेशन है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सिमिलरली स्टैटिक सीपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये भी एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है, और यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये भी एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके ध्यान में रहेगी, तो कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कंपाइलर तो आपको, अगर आप विजुअल स्टूडियो में कोड लिख रहे हैं तो कंपाइलर तो आपको एरर बात का या मोस्टली बता देगा कि आप वो डॉट गलत यूज़ कर रहे हैं, तो डॉट लिखा हुआ है तो आप एरो यूज़ कर लें, या एरो लिखा हुआ है तो आप डॉट यूज़ कर लें। लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए कि कब डॉट यूज़ करना है, कब एरो यूज़ करना है, क्योंकि इन एग्जाम्स मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी राइटिंग कोड ऑन पेपर, तो क्विज़ेस वगैरह में भी, तो तब आपको खुद से इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कंपाइलर की हेल्प के बगैर कि यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ करना है या यहाँ पे एरो यूज़ करना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार होगी इसको सही मायनों में बिल्कुल समझ आने के लिए, लेकिन ये प्रिंसिपल अगर ध्यान में रखेंगे तो इसमें उम्मीद है कि कभी गलती आप नहीं करेंगे। कि डॉट के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर आप कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं समथिंग, अब आप सोच रहे हैं कि जी यहाँ पे डॉट आना है या यहाँ पे एरो आना है, तो आप देखें जी समथिंग की टाइप क्या है, समथिंग क्या चीज़ है। समथिंग अगर पॉइंटर है तो आप कहेंगे जी पॉइंटर आएगा, एरो आएगा। समथिंग अगर एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है तो उसके साथ डॉट आएगा। तो अगर वो पॉइंटर है तो एक और काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि इसको डीरेफरेंस कर लें, पेंसिल लगाना नहीं भूलना, और फिर डॉट यूज़ कर लें, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। और पेंसिल लगाना भी ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले बताया कि डॉट की प्रेसिडेंस हायर है इस डीरेफरेंसिंग के ऑपरेटर से। और ये भी आप अपनी किताब की गेटिस की किताब की अपेंडिक्स बी में जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का चार्ट है उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका स्टैटिक ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से नीचे यहाँ पे प्रेसिडेंस है हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि इसकी हाईएस्ट है, फिर नीचे आने वाली की उससे लोअर है, उससे लोअर है, एंड सो ऑन। तो स्टैटिक ये आपका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है, ये जो स्टैटिक है ये आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, तो ये आपका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका डॉट है। तो डॉट की प्रेसिडेंस, डॉट और एरो की प्रेसिडेंस सेम है, और डॉट की प्रेसिडेंस और एरो की भी आपके डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर से ज़्यादा है, जो कि इससे ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला काम पहले हो तो यू मस्ट यूज़ दिस प्रेसिडेंस, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो होपफुली इस डिस्कशन से अब ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए कि कब आपने डॉट यूज़ करना है, कब एरो यूज़ करना है। और यहाँ पे भी इस कोड में हम चूँकि हीप के ऊपर नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट अगर आपने डिस्प्ले करना है उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली यू मस्ट रिमेंबर टू डी एलोकेट इट। तो यहाँ पे भी इसको डिलीट सीपी करेंगे, तो सीपी के थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, चूँकि एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल एलोकेटेड था, एरो नहीं, एरे नहीं थी। तो डिलीट सीपी कर दें और सीपी इज इक्वल टू नल पीटीआर कर दें, तो मेमोरी लीक आपके बोर्ड में फिर नहीं होगी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड एक और स्ट्रक्चर की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि एक ये स्ट्रक्ट आप बना रहे हैं, टू वेल्स नाम का एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है नाम, और एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है पीटीआर। 4 बाइट का नाम, 4 बाइट का पॉइंटर, 8 बाइट का ये एक 2 वेल्स का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे हमने बात नहीं की, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, और पॉइंट कितने बाइट का है, 4 + 4 8 बाइट का है। तो 8 बाइट का एक पॉइंट और 8 बाइट का एक रेडियस,
डबल टाइप का वेरिएबल। तो 8 और 8 इसका मतलब है कि सर्कल, हर सर्कल ऑब्जेक्ट एक 16 बाइट्स का ऑब्जेक्ट होगा, 16 बाइट्स, 8 बाइट्स का पॉइंट और 80 बाइट्स का आपका डबल टाइप का वेरिएबल। अच्छा, ये कमिंग बैक हेयर, 2 वेल्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया, नाम का एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसके अंदर एक नम है और एक पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है। अब मैं 2 वेल्स टाइप जो मैंने ऊपर डिफाइन की है उसका कोई वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, v1, 2 वेल्स टाइप का एक वेरिएबल बना लिया v1। अब मुझे पता है कि v1 के अंदर क्या है, v1 के अंदर एक नम है जो कि एक इंटीजर है और उसके अंदर एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप का ही एक पॉइंटर है। अब मैं v1 डॉट नम करके ऑब्वियसली उसके नाम को एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए मेमोरी एलोकेटेड है, 4 बाइट हैं उसके अंदर स्टोर्ड, तो उसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज आई स्टोर 23 देयर। नाउ अब ये पहली ऐसी एग्जांपल हमने देखी है, 2 वेल्स का जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है, ये पहली ऐसी एग्जांपल है जिसमें हम स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स में भी पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाए जिसमें सिंपल मेंबर वेरिएबल्स थे, नेस्टेड स्ट्रक्चर की एग्जांपल भी देखी, फिर हमने इन स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर्स बनाए, इसकी वजह से पॉइंट्स की एरे बनाई है, सर्कल्स की एरे मैंने आपको बनाने के लिए कहा। अब ये ऐसी पहली एग्जांपल है हमारे स्ट्रक्चर की जिसके मेंबर वेरिएबल्स में भी एक पॉइंटर आ रहा है। इन जनरल ऐसा होगा, अगले आने वाले लैब के अंदर भी आपको ऐसे टास्क करने पड़ेंगे जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स के अंदर पॉइंटर आ रहे होंगे, तो उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसी मकसद से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। सो इसके अंदर जो पॉइंटर PTR है, इसके थ्रू मैं PTR के थ्रू अब मैं कुछ नई मेमोरी एलोकेट करवाना चाहता हूँ, न्यू यूनिट, तो हीप के ऊपर एक मेमोरी एलोकेट होगी। अब v1 जो वेरिएबल है 2 वेल्स टाइप का, ये स्टैक पे बना है, दिस इज क्रिएटेड ऑन स्टैक। स्टैक पे बने हुए के वेरिएबल के अंदर मैं नाम को सेव कर रहा हूँ, वो भी स्टैक पे बना हुआ है, PTR को एक्सेस कर रहा हूँ, वो भी स्टैक पे बना हुआ है, लेकिन PTR के अंदर मैंने अब एक हीप पे इंटीजर एलोकेट करके उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो इसको अगर हम विजुलाइज़ करें, इसकी मेमोरी फिगर बना के देखें, तो वो कुछ इस वक्त इस तरह से दिखाई देगी। v1 एक 2 वेल्स टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, नम जो कि एक इंटीजर है जिसके अंदर मैंने अभी 23 स्टोर किया यहाँ पे पहली लाइन में, और फिर PTR के थ्रू मैंने हीप पे एक नई मेमोरी एलोकेट करवाई है एक इंटीजर जितनी, उसका एड्रेस मिला है 7100, वो 7100 इस वक्त PTR में आके स्टोर हो चुका है। तो v1.num is containing 23 and v1.ptr is containing 7100 which is the address of this variable which has just been allocated on heap। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ v1.num को और v1.ptr को, तो 23 एंड दैट एड्रेस जो कि हमारी जम्पशन के मुताबिक 7100 है, यहाँ पे ज़ाहिर है वो हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू डिस्प्ले करेगा, वो डिस्प्ले हो जाएंगे एज यू कैन सी हेयर आउटपुट के अंदर। और नोट दिस डिमार्केशन हेयर के इस तरफ ये चीज़ स्टैक पे बनी हुई है और ये मेमोरी हीप के ऊपर है, इस नोट करें कि इसका कोई नाम नहीं है। स्टैक के ऊपर बनी हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होगा। इस आउटर बॉक्स का नाम v1 है, इसके अंदर ये जो पहला बॉक्स है इसका नाम नम है, ये जो दूसरा बॉक्स है इसका नाम PTR है, और ये जो बॉक्स है इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि हीप के ऊपर न्यू के थ्रू बना है। तो हीप के ऊपर जो भी चीज़ बनती है उसका कोई नाम नहीं होता, उसका एड्रेस ही होता है, जिनके पॉइंटर की वजह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर करंटली क्या पड़ा होगा, इसके अंदर जंक वैल्यू, गार्बेज, कोई भी रैंडम वैल्यू पड़ी होगी। अब मैं इस PTR की मदद से इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, यूज़र से भी ले सकते हैं, खुद से भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। सो v1.ptr इज दैट पॉइंटर, इज दैट 7100 एज पर दिस फिगर। मैं इसको डीरेफरेंस करना चाहता हूँ। तो v1.ptr क्या है, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर। तो इसको डीरेफरेंस करने से क्या मिलेगा मुझे, वो इंटीजर वेरिएबल, यानी कि मुझे इस बॉक्स के कंटेंट्स तक एक्सेस मिल गया। फिलहाल अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को डिस्प्ले कर दूं तो इट विल जस्ट डिस्प्ले एनी गार्बेज वैल्यू। मैं वहाँ पे कोई भी वैल्यू सेव करना चाहता हूँ अपनी मर्जी की, लेट्स सपोज आई वांट टू स्टोर 55 देयर। तो दिस एक्सप्रेशन, दिस स्टेटमेंट विल स्टोर 55 इनटू दिस बॉक्स जो कि हीप के ऊपर एलोकेट हुआ है अभी, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं वाकई 55 स्टोर हो गए। इसको यहाँ पे v1.ptr को भी डिस्प्ले रहने देते हैं ताकि एड्रेस भी डिस्प्ले होता रहे, और फिर उसको डीरेफरेंस करके उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन विल डिस्प्ले 23, दिस विल डिस्प्ले दैट एड्रेस एंड दिस विल डिस्प्ले 55, जो कि मैंने वहाँ पे 55 स्टोर करवा दिया। एज यू कैन सी 23 वो एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है और 55 जो कि वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है उस जगह पे वो डिस्प्ले हो रही है। सिमिलरली यू कुड यूज़ दिस एक्सप्रेशन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एज वेल। सीन के साथ ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे या सीन के साथ ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे तो आपके पास वो वैल्यू जो कि यूज़र से आई है वो उस जगह पे जाकर स्टोर हो जाएगी। एक्सप्रेशन देंगे
तो हेयर V1 इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप 2 वेल्स, और उसकी मदद से आप उसके अंदर डॉट ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं, और वही रूल जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा कि डॉट के लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे V1 इज़ एन ऑब्जेक्ट, V1 इज़ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी डॉट यूज़ हो रहा है। तो बट दिस इज़ अ पॉइंटर, V1 डॉट PTR इज़ अ पॉइंटर, तो देयरफॉर मैं इसको फिर स्टडी की मदद से डी रेफरेंस कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल इस 2 वेल्स के एक वेरिएबल को यूज़ करते हुए। नाउ द अदर थिंग विच आई कैन डू हेयर इज़ कि 2 वेल्स टाइप का मैं एक पॉइंटर बनाऊँ VP के नाम से, लेट्स सपोज। और अभी चूँकि मैंने इसमें कुछ सेव नहीं करना तो इसको नल PTR से इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर बना है, 2 वेल्स टाइप का एक पॉइंटर बना है। अब VP की मदद से मैं एक नया 2 वेल्स का ऑब्जेक्ट हीप के ऊपर क्रिएट करता हूँ। पहले नोट करें कि V1 स्टैक पे बना हुआ है। अब मैं इस स्टेटमेंट के थ्रू हीप पे एक नया 2 वेल्स टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और उसका एड्रेस मेरे पास एक 2 वेल्स टाइप का पॉइंटर VP के अंदर स्टोर्ड है। और एक चीज़ जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस नहीं की वो ये कि जब आप इवेंचुअली चाहेंगे कि ये तमाम मेमोरी डीएलोकेट हो जाए, यानी कि V1 के मेंबर वेरिएबल PTR के थ्रू अब आप उसको एक्सेस नहीं करना चाहते, तो यू मस्ट इवेंचुअली डीएलोकेटेड। चूँकि न्यू यूज़ हो रहा है आपके कोड के अंदर, तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिलीट भी यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आपका कोड मेमोरी लीक जनरेट कर रहा होगा। तो इवेंचुअली जब आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे डिलीट V1 डॉट PTR। V1 डॉट PTR के थ्रू एलोकेट हुई थी, V1 डॉट PTR के थ्रू डीएलोकेट हो जाएगी, यानी कि ये वाली मेमोरी वापस चली जाएगी, फ्री कर दी जाएगी, और फिर आप V1 डॉट PTR को नल PTR कर देंगे ताकि वो डेंगलिंग पॉइंटर ना बना रह जाए। तो अब आते हैं नीचे वाली एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम VP पॉइंटर बना रहे हैं स्टैक के ऊपर, नल से इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके थ्रू हीप के ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया 2 वेल्स टाइप का। और अब मैं VP के थ्रू, अब चूँकि ये ऑब्जेक्ट 2 वेल्स टाइप का हीप के ऊपर बना हुआ है, अब मैं डॉट नहीं यूज़ कर सकता इसके साथ। मेरे पास इसका एड्रेस है, तो मैं इसके एड्रेस की मदद से ही इसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करूँगा। इसको पहले विजुलाइज करके देख लेते हैं। तो इसकी विजुलाइजेशन कुछ ऐसे होगी। स्टैक के ऊपर आपका 2 वेल्स टाइप का पॉइंटर VP बना हुआ है, और उसके थ्रू आपने हीप के ऊपर, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट भी अगेन इस लाइन के, इस डॉटेड लाइन के अब राइट साइड पे हीप है और इस तरफ से स्टैक है, तो स्टैक पे सिर्फ VP बना हुआ है। अब आपने पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट 2 वेल्स टाइप का ऑब्जेक्ट हीप के ऊपर क्रिएट करवाया, और उसका एड्रेस ला के आपने VP के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये हीप के ऊपर क्रिएट हुआ है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। नोट करें कि इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसका सिर्फ एड्रेस है 5800, और वो 5800 आपके पास यहाँ आ गया। इसमें से ये है आपके पास 4 बाइट का ये नम इंटीजर, और 4 बाइट का उसके अंदर ये पॉइंटर, टोटली 8 बाइट एलोकेट हुई हैं, और उसमें से ये नम और PTR अभी अनइनिशियलाइज्ड है। अब मैं इस पॉइंटर की मदद से, VP की मदद से इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करके उसमें कुछ डेटा सेव करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब VP इज़ अ पॉइंटर, तो एक तरीका तो ये है कि मैं पहले इसे डी रेफरेंस कर लूँ। डी रेफरेंस करने से वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। VP इज़ 5800 पॉइंटर है, यानी कि एड्रेस है 5800 इन दिस एग्जांपल। अगर मैं 5800 को डी रेफरेंस कर लूँगा तो आई विल गेट टू दिस बॉक्स। अब मैं बॉक्स की बाउंड्री तक पहुँच गया हूँ। नाउ आई कैन यूज़ डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस नाउ। अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज 42, तो VP डॉट नम में 42 चला जाएगा। और इसी का दूसरा सिंटेक्स मेरे पास ये भी अवेलेबल है, तो मैं ये खुद से डी रेफरेंस करके डॉट नहीं यूज़ करना चाहता, मैं डायरेक्टली एरो ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो वंस अगेन VP को डी रेफरेंस करें, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब डॉट यूज़ करें, क्योंकि डॉट के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आना चाहिए, या VP के साथ डायरेक्टली एरो ऑपरेटर यूज़ कर लें, क्योंकि एरो ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंटर आएगा, तो VP एक पॉइंटर है, तो उसके थ्रू उसके नाम को एक्सेस कर लेगा। तो दोनों काम सेम है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, और दोनों तरीक़ों से करेंगे, दोनों से किसी भी तरीके से करेंगे तो यही होगा कि इस बॉक्स में, नम वाले बॉक्स में आके 42 सेव हो जाएगा। सिमिलरली यूज़र से इनपुट लेके भी आप इस तरह के एक्सप्रेशन में सेव कर सकते हैं, या इसमें सेव कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं उसके पॉइंटर के थ्रू, PTR के थ्रू भी कुछ मेमोरी एलोकेट करवाना चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए भी मेरे पास यही 2 ऑप्शन अवेलेबल है कि एक तरीका तो ये है कि मैं पहले इसको डी रेफरेंस करके डॉट PTR को एक्सेस करूँ, स्टैटिक VP बॉक्स तक पहुँचे, फिर डॉट करके उसके अंदर गए, PTR को एक्सेस किया, और उस PTR के थ्रू मैं हीप के ऊपर नई मेमोरी एलोकेट करना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने ऊपर की यहाँ पे नई मेमोरी एलोकेट करना चाह रहा हूँ, तो वो कर लें। या इसका भी एक दूसरा रिलेटिवली आसान तरीका मेरे पास अवेलेबल है, VP एरो PTR इज इक्वल टू न्यू इंट।
तो ये काम मैं खुद से करने की बजाय डी रेफरेंस करके डॉट्स यूज़ करने की बजाय खुद ही से एक स्टेप में वीपी एरो करके भी कर सकता हूँ। तो वीपी एरो पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा हीप के ऊपर ही एक नया इंट एलोकेट होगा, उसकी मेमोरी एलोकेट होगी हीप के ऊपर, और उसका एड्रेस आके मेरे पास पीटीआर में स्टोर हो जाएगा, 7100 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो चाहे मैं इस वाली लाइन के थ्रू ये काम कर लूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया, या इसके थ्रू कर लूँ, दोनों तरीक़ों से होगा यही। ये वाला बॉक्स एलोकेट होगा, ये भी ज़ाहिर है हीप के ऊपर एलोकेट होगा, और यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। और इसके अंदर भी अभी क्या पड़ा हुआ है, जंक पड़ा हुआ है। अब मैं इसकी मदद से उसके पीटीआर के पॉइंट की जाने वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर कुछ डेटा सेव करना चाहता हूँ। अब उसके लिए क्या होगा कि मैं कह रहा हूँ वीपी एरो पीटीआर, इस फिगर के मुताबिक वीपी एरो पीटीआर का मतलब है 7100। अब उस लोकेशन 7100 पे मैं कुछ वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो वीपी एरो पीटीआर इज 7100, वीपी एरो पीटीआर 7100 को डी रेफरेंस कर लो, तो आप इस डब्बे तक पहुँच जाएंगे, इस बॉक्स तक पहुँच जाएंगे। उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं स्टोर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 70 स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। तो लुक एट दिस सिंटैक्स कि वीपी इज़ अ पॉइंटर ऑफ टू वेल्स टाइप। उसकी मदद से मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर पीटीआर को एक्सेस कर रहा हूँ, वीपी एरो पीटीआर, और फिर उसको डी रेफरेंस कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी मैं वीपी एरो पीटीआर की जगह ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन स्टिल किया जा सकता है यूज़, कि मैं खुद से, यानी कि ये एरो ऑपरेटर नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो मैं कहता हूँ मैं खुद से वीपी को डी रेफरेंस करूँगा, डॉट करके उसका पीटीआर एक्सेस करूँगा, दिस इज 7100 एज़ पर आवर दिस फिगर। तो उसके बाद ये मेरे पास पॉइंटर आ गया, इसको मैं डी रेफरेंस कर लूँगा और उस जगह पे 70 को स्टोर करता हूँ। तो ये जो अंदर वाला काम वीपी एरो पीटीआर के थ्रू हो रहा है, इसको मैं इससे भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली दिस वन इज़ मोर रीडेबल, बट यू कुड यूज़ आइदर ऑफ देम। तो दोनों केसेस में आप 70 इस बॉक्स में जाके स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद आप डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी कि वीपी के अंदर जो नम पड़ा हुआ है, वीपी जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नम पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करो, डिस्प्ले करो। और फिर वीपी के अंदर जो पीटीआर पड़ा हुआ है, ये तो उसका एड्रेस आ गया, उसको डी रेफरेंस करो। वीपी एरो पीटीआर इज 7100, उसको डी रेफरेंस करो, तो 7100 पे पड़ी हुई वैल्यू जो कि मैंने अभी ऊपर 70 स्टोर करवाया वहाँ, वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस विल डिस्प्ले 42 एंड दिस विल डिस्प्ले 70 ऑन स्क्रीन। वेरीफाई कर लें, ये ऊपर वाली लाइन तो पिछली एग्जाम्पल से डिस्प्ले हो रही है, और इस एग्जाम्पल से वो 42 और 70 डिस्प्ले कर रहा है। सो ये इसकी मेमोरी फिगर है, और यहाँ पे हमने वीपी एरो नम करके 42 को एक्सेस किया, और वीपी एरो पीटीआर 7100 आ गया, उसको डी रेफरेंस करके हमने 70 को एक्सेस कर लिया। तो इसकी फिगर खुद से पेपर के ऊपर ड्रॉ करके भी इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि डॉट कैसे यूज़ हो रहा है, फिर एरो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इन तमाम एक्सप्रेशन, यानी कि दिस वन एंड दिस वन आर इक्विवेलेंट, कन्विंस योर सेल्फ, वेरीफाइड, सिमिलरली दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, एंड सिमिलरली दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। इन सबको वेरीफाई कर लें। इनमें से जनरली ज़ाहिर है अगर कहा जाए आपको कि ये यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, तो यू वुड प्रेफर दिस वन, इट इज़ ईजियर, बट दोनों का पता होना चाहिए। सिमिलरली इन दोनों में से ये अगेन ये नीचे वाला बेहतर है, आसान है, और अगेन इन दोनों में से ये ऊपर वाला जिसमें एरो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो यूज़ करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा रीडेबल भी है। लेकिन अगेन इसका भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सिर्फ ये अंदर इस एक्सप्रेशन को आपने इससे रिप्लेस कर दिया, स्टैटिक वीपी डॉट से। बाकी तो वही हो रहा है, पीटीआर एक्सेस हो रहा है, और फिर पीटीआर को इवेंचुअली डी रेफरेंस करके वहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। और इसी कोड को जाके मॉडिफाई भी करें, सो दैट कि आप यही वैल्यूज़ यूज़र से लें। यहाँ पे मैंने 42 70 खुद से लिख दिए, आप यूज़र से वैल्यूज़ पूछ के उनको यहाँ पे सेव करवाएं, तो उससे भी इन एक्सप्रेशन को सही तरह समझने की में मदद मिलेगी। सो इवेंचुअली व्हेन यू आर डन, अब चूँकि यहाँ पे न्यू इस्तेमाल हुआ है, अब देखिए दो जगहों पे आपने न्यू यूज़ किया है। पहले आपने वीपी के थ्रू जब टू वेल्स टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया हीप के ऊपर, यहाँ पे न्यू यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे वीपी के अंदर पीटीआर के थ्रू जब आपने न्यू इंट किया, यहाँ पे भी न्यू यूज़ हो रहा है। तो इन दोनों न्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिलीट भी आपके कोड में होने चाहिए, वरना आप मेमोरी लीक ऑब्वियसली जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर मेमोरी फिगर पे गौर करें तो ये बॉक्स क्रिएट हुआ था, ये वाला बॉक्स क्रिएट हुआ था ड्यू टू दिस न्यू, एंड दिस बॉक्स वाज एलोकेटेड क्रिएटेड थ्रू दिस सेकंड न्यू।
तो इन दोनों को डीएलोकेट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इवेंचुअली व्हेन यू हैव यूज्ड दीज वेरिएबल्स, आपने काम कर लिया अपना, तो आप करेंगे डिलीट वीपी एरो पीटीआर। डिलीट वीपी एरो पीटीआर से क्या होगा, वीपी एरो पीटीआर के थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड है हीप के ऊपर, ये वाला बॉक्स ये डीएलोकेट कर दिया जाएगा। और फिर हमेशा की तरह इसको नल करना, ज़ीरो कर लें या नल पीटीआर करना नहीं भूलना। सो इस स्टेटमेंट के थ्रू वीपी के अंदर जो पीटीआर मौजूद था उसके थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड थी वो डिलीट कर दी गई, ये वाला बॉक्स डिलीट कर दिया गया। एंड देन इस वाले न्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इवेंचुअली क्या करना है, वीपी के थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड थी उसको भी डिलीट करना है। तो यू विल राइट डिलीट वीपी। वीपी इज़ अ टू वेल्स टाइप पॉइंटर, टू वेल्स टाइप का पॉइंटर है। तो डिलीट वीपी जब करेंगे तो दिस बॉक्स विल बी डीएलोकेटेड। तो ये वाला बॉक्स आपका डीएलोकेट कर दिया जाएगा। और इवेंचुअली आप इस वीपी को भी नल पॉइंटर बना के इसमें भी ज़ीरो एड्रेस सेव कर देंगे। तो सो देयर इज़ नो मेमोरी लीक का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हीप के ऊपर ये दोनों पीसीज ऑफ मेमोरी एलोकेट हुए थे, ये बॉक्स एलोकेट हुआ था और ये वाला बॉक्स एक इंटीजर का एलोकेट हुआ था। तो ये टू वेल्स टाइप का बॉक्स भी डीएलोकेट हो गया और ये भी डीएलोकेट हो गया। लेकिन डीएलोकेशन के बाद ऑब्वियसली पहले आपको ये डीएलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पहले वीपी को डीएलोकेट कर दिया तो फिर वीपी पीटीआर को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू डिलीट दिस वन फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन डिलीट दिस बॉक्स जो कि वीपी के थ्रू एलोकेट हुआ था। तो ये आपका मेमोरी डीएलोकेशन हो गया। तो इस पूरे कोड सेगमेंट को, ये सेकंड एग्जांपल थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको एक बार पेपर के ऊपर भी साथ साथ इसकी मेमोरी फिगर ड्रॉ करें। मैंने यहाँ पे आपको विजुलाइज करके दिखा दिया है, तो खुद से एक बार करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होंगी, ज़्यादा क्लियर होंगी। और कोई भी इस तरह का कोड लिखें तो उसको पहले पेपर के ऊपर लिखें और पेपर के ऊपर उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखें कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपके ख्याल में क्या आउटपुट इस कोड से प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये एक्सप्रेशन से मज़ीद इस तरह की एक्सप्रेशन लिखिए कि क्या काम होना चाहिए। उसके बाद उसको कंपाइलर में लिख के वेरीफाई करें कि वाकई वो काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से रिफाइन करने की कोशिश करें। और पहली एग्जांपल सिंपलर थी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टैक के ऊपर बना हुआ था, उसको भी हमने विजुलाइज करके देखा है। तो पहले इसको विजुलाइज करें और फिर हीप पे बने हुए इस तरह के ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने दोनों एग्जांपल देखी हैं जी, एक जिसके अंदर टू वेल्स टाइप का वेरिएबल स्टैक पे बना हुआ है और एक जिसमें हम टू वेल्स टाइप का वेरिएबल भी हीप के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके अंदर पॉइंटर के थ्रू भी हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हम इसी टाइप के पॉइंटर के थ्रू, टू वेल्स टाइप के पॉइंटर के थ्रू एक एरे बना लें टू वेल्स टाइप के ऑब्जेक्ट्स की, वेरिएबल्स की। तो जिस तरह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है न्यू टू वेल्स करके, इसी तरह ही उसकी एरे भी क्रिएट की जा सकती है टू वेल्स। दिस विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस पॉइंटर ARR में आ जाएगा एंड दिस विल क्रिएट एन एरे ऑफ 5 टू वेल्स ऑब्जेक्ट्स जिसका बेस एड्रेस ARR में आ जाएगा। तो नाउ हियर ईच ARRI इज अ टू वेल्स ऑब्जेक्ट या वेरिएबल। क्योंकि टू वेल्स टाइप की एरे, अगर इंटीजर्स की एरे होती तो हर एलिमेंट उसका एक इंटीजर होता। तो यहाँ पे टू वेल्स टाइप की एरे है तो हर इंटीजर हर इंडेक्स एक टू वेल्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है। तो इसकी मदद से आपने इसको मेमोरी के अंदर वैल्यू सेव करवानी है, यूज़र से पूछनी है या खुद से सेव करनी है। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो i is less than 5, i प्लस प्लस और ARRI इज द ith टू वेल्स ऑब्जेक्ट। उसके थ्रू उसके नाम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, बहुत स्टोर करवा सकते हैं, लेट्स सपोज 10, या यूज़र से पूछ के भी स्टोर करवा सकते हैं। फिर ARRI डॉट PTR के थ्रू उसका पॉइंटर एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू एक इंटीजर एलोकेट करवाएं हीप के ऊपर और फिर उस पॉइंटर के थ्रू जो इंटीजर एलोकेट किया है अभी उसके अंदर कुछ वैल्यू सेव करवाएं। तो वही एक्सप्रेशन ARRI डॉट PTR और इस सब को डीरेफरेंस कर देंगे तो आप उस इंटीजर तक पहुंच जाएंगे और उसके अंदर लेट्स सपोज आप 20 स्टोर करवा देते हैं। तो पांचों ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसे ही कर रहे हैं। और इन जनरल यहाँ पे कोई वेरिएबल साइज़ होगा जो कि आप यूज़र से पूछ रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दिया। और फिर इवेंचुअली इसी तरह के एक लूप के थ्रू
आप इन तमाम डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। नम क्योंकि हर जगह पे आपने 10 सेव करवाया है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और यही वाला एक्सप्रेशन जो कि PTR को एक्सेस कर रहा है, उसको डीरेफरेंस कर रहा है, उसको डिस्प्ले करते हैं। तो 1020 आपने हर जगह पे सेव करवाया, नम के अंदर 10 सेव किया और PTR के थ्रू मेमोरी एलोकेट करके उसके अंदर 20 स्टोर किया, तो उसको डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे 1020 5 दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा, 5 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेट मी रिमूव दिस सी आउट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही डिस्प्ले हो रहा है। हर जगह पे वो 1020 सेव किया आपने, और डिफरेंट वैल्यू सेव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ सिंटेक्स इलस्ट्रेट करने के लिए एरे के अंदर से आप कैसे उस जगह तक पहुँचेंगे, उस मेंबर वेरिएबल तक पहुँचेंगे, और फिर ये चूँकि एक ऑब्जेक्ट है इसके साथ डॉट यूज़ करेंगे। ARRI एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ डॉट यूज़ करेंगे, उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, लेकिन मेंबर वेरिएबल चूँकि एक पॉइंटर है, फिर उसको डीरेफरेंस करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। एंड फाइनली व्हेन यू आर डन यू नीड टू डीएलोकेट ऑल ऑफ दिस मेमोरी प्रॉपर्ली। और वो कैसे होगा? अब यहाँ पे हर एक ARRI के अंदर जाके आपने PTR के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवाई है यहाँ पे। तो पहले इन तमाम को डीएलोकेट करेंगे और बाद में इस एरे को भी, जो कि हीप के ऊपर एलोकेटेड है, उसको भी डीएलोकेट करेंगे। तो हर इंडेक्स पे जाके ARRI.PTR के थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड है, एक इंटीजर है, एरे नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डिलीट ARRI.PTR, और ARRI.PTR को नल भी करना नहीं भूलना। तो एरे के हर इंडेक्स पे जाएं, हर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करें, डॉट करके उसके पॉइंटर को एक्सेस करें, और उसके थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड है उसको डिलीट करवा दें। एंड फाइनली व्हेन यू आर डन विद दिस, तो अब इस एरे को भी डिलीट करवा दें। ARR के थ्रू आपने न्यू करके ये 5 साइज़ की एरे एलोकेट की थी हीप के ऊपर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आप डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स ARR, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी चूँकि यहाँ पे एरे एलोकेटेड थी। यहाँ पे चूँकि एक वेरिएबल था, इसलिए यहाँ पे कोई एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, देखो यहाँ पे आएंगे। एंड फाइनली ARR को भी नल PTR करते हैं, तो दैट कंप्लीट्स योर मेमोरी डीएलोकेशन एज वेल। तो हमने एरे ऑफ 2 वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स बनाई, उसके अंदर वैल्यू सेव की, नम के अंदर वैल्यू ऐसी सेव की, और PTR के अंदर मेमोरी एलोकेट करके। और इस केस में भी, इस तमाम एरे की भी तरह मेमोरी फिगर ड्रॉ कीजिएगा, इस केस में भी सब कुछ हीप के ऊपर बना हुआ है। ये पूरी एरे भी हीप के ऊपर, उसके अंदर पॉइंटर के थ्रू मेमोरी भी हीप के ऊपर एलोकेट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 बाइट का पॉइंटर ARR स्टैक पे बना होगा, बाकी सब कुछ हीप के ऊपर एलोकेट हो रहा है। तो यू शुड विजुलाइज दिस एरे एंड ऑल ऑफ दिस मेमोरी एलोकेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एज वेल। तो फिर इसका सारे कोड को उसके ऊपर ड्राइव करके देखें, चला के देखें कि वाकई ये वही काम कर रहा है जो कि आप करना चाह रहे हैं। तो वी हैव सीन थ्रू दीज 3 एग्जांपल्स, एक ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना, फिर वो ऑब्जेक्ट भी हीप के ऊपर बना के उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना, उनमें से किसी एक के थ्रू हीप पे मेमोरी एलोकेट करना, और फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की एरे बना के, हीप के ऊपर एरे बना के आपने उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना, और फिर इवेंचुअली मेमोरी डीएलोकेट करना देख लिया। इसी तरह के सिनेरियोज़ होंगे आने वाले टास्क के अंदर भी, आने वाली लैब के अंदर भी इस तरह के सिनेरियोज़ होंगे। तो लैब से पहले इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दीज म्यूटेशंस। कब डॉट यूज़ करना है, कब आपने एरो का ऑपरेटर यूज़ करना है, कहाँ पे डीरेफरेंस करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू योर चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 में अब हमने 11.9 भी कवर कर लिया है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी इसने वही तमाम डिस्कशन बताई है, डॉट का यूजेज, एरो ऑपरेटर का यूजेज बता रहा है, स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर जिसे कहते हैं। और यहाँ पे इसने एक एग्जांपल भी दी है ये स्टूडेंट के स्ट्रक्चर की, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा इस एग्जांपल को। लेक्चर में हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह का फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के शुरू में, जिसमें पॉइंटर वेरिएबल आ रहा है, इनपुट टेकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। हमने गेट पॉइंट का फंक्शन लिखा था, जिसमें पॉइंट टाइप का एक पॉइंटर आ रहा है, और डायनेमिकली कैसे एलोकेट करना है स्ट्रक्चर को, और एरे कैसे एलोकेट करनी है। इसने डी एलोकेशन का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ इतनी सी बात की है, लेकिन हमने वी हैव टॉक अबाउट डी एलोकेशन नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक जनरेट होंगी, तो वो आपको करनी है। और सेक्शन 11.10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी इसने डॉट, एरो ऑपरेटर और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कब कब इस्तेमाल करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसके डिफरेंट सिंटेक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वी हैव डिस्कस दीज इन आर एग्जांपल्स। हमने अपनी एग्जांपल में तमाम चीज़ें, तमाम ये जो सिंटेक्स के पार्ट्स हैं ये डिस्कस कर ली हैं। तो एक बार इसे बुक से भी पढ़ लीजिएगा, 1-2 सफ़ों का सेक्शन है, तो बुक से भी ये तमाम नोटेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और चेकपॉइंट एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वी हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 11.10। सिर्फ ये एक सेक्शन रह गया चैप्टर 11 का, तो सेक्शन 11.10 तक हमने ये स्ट्रक्चर्स का टॉपिक चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया।